वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वेव ऑडियो बुक FM। एपिसोड 31। सूजी इशिका को आगे के प्लान के बारे में पूछती है, पर अभी इशिका उसे आगे क्या करना है नहीं बताती है। इशिका सूजी को लंच के बाद मीटिंग रखने के लिए बोलकर अपने केबिन में चली जाती है। दूसरी तरफ कोमल अली से मिलकर अपने ऑफिस आ चुकी थी, जहां उसे पता चलता है कि काशी ने उसके साथ आगे काम करने के लिए मना कर दिया है और किसी और के साथ डील कर ली है, जिस वजह से कोमल का दिमाग खराब हो चुका था, क्योंकि वो जानती थी उसे काशी से अच्छा डीलर नहीं मिल सकता है। उसके कपड़े बेस्ट रहते थे और वो भी अच्छे प्राइस में, जिसके चलते उसका करोड़ा का फायदा हुआ करता था। सूजी को अब तक ये नहीं पता चला था कि काशी ने डील किसके साथ किया है। कुणाल को कोमल फोन कर अपने ऑफिस बुला लेती है। कुणाल, कोमल क्या बात है, तुमने मुझे इतना जल्दी आने के लिए क्यों कहा? कोमल, कुणाल हमारा करोड़ा का नुकसान हुआ है। कुणाल, क्या और कैसे हुआ? अचानक ये सब कैसे हुआ? कोमल, काशी ने हमारे साथ काम करने के लिए मना कर दिया है और तुम्हें भी पता है उसके वजह से हमें कितना प्रॉफिट होता था। कुणाल, लेकिन अचानक काशी ने डील कैंसिल कैसे कर दी और क्या तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ खत्म हो गया है? कोमल, हाँ, और हम 2 दिन में नया कॉन्ट्रैक्ट करने वाले थे, पर अब वो किसी और के साथ डील कर रहे हैं। किसके साथ कर रहे हैं? कोमल, यही तो पता नहीं चल रहा है। बस इतना पता चला है कि कोई एंजल क्लॉथ कंपनी के साथ डील हुई है। उसका ओनर कौन है ये अभी तक नहीं पता चला है। कुणाल, तुम टेंशन मत लो, मैं पता करवाता हूँ और मैं काशी से बात भी कर लूंगा। कोमल, नहीं उठाएगा वो तुम्हार कॉल, क्योंकि किसी ने उसे ये बताया है कि हमें उसके क्लॉथ से कितना फायदा हुआ है। उसके पास सब डिटेल है और अगर अब हम उसे और उकसाएंगे तो वो हम पर केस कर सकता है। कुणाल को अब टेंशन हो जाती है। तभी उसके केबिन का डोर नॉक होता है। कोमल अंदर आने की परमिशन देती है तो कोमल का पा अंदर आ कोमल के सामने एक नोट रखता है। कोमल, ये क्या है? प्रतीक। प्रतीक, पा, मैम, काशी ने आपको लीगल नोट भेजी है। आज तक उसे जीत में फायदा हुआ है और जो आपने अभी तक नहीं दिया है वो उसे सब कुछ चाहिए। उसके पास सारे स्टेटमेंट है। कोमल अब अपने सिर को पकड़ लेती है। काशी को लगभग 50 करोड़ का फायदा हुआ था, जो कोमल ने उसे नहीं दिया था। अब इतनी बड़ी रकम कोमल को देने का मन नहीं था। कोमल, प्रतीक, हमारे पास क्या कोई ऑप्शन है क्या? बिना पैसे दिए हम क्या इन सबसे निकल सकते हैं? प्रतीक, नहीं मैम, ये लीगल नोटिस है। अगर हमें 1 हफ्ते में काशी को उसके पैसे नहीं दिए तो आपको जेल हो सकती है और इसके बाद वो पैसे सरकार उसे अपने आप निकाल कर देगी। कोमल, ये सब क्या हो रहा है? कुणाल, कौन है जो हमारे पीछे पड़ा है? कोई तो है जो हमारी इन्फॉर्मेशन काशी तक भेज दी है और इतने सीक्रेट फाइल को चुराना किसी जाने पहचाने इंसान का काम है। कुणाल, हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। पहले ही मुझे काफी लॉस हो रहा है, ऊपर तुम्हारा लॉस, दिमाग खराब हो रहा है मेरा। चेतन, यह आओ। चेतन कुणाल का पा था और कुणाल के सभी काम चेतन ही संभलता था। चेतन कुणाल के पास आकर बोलता है, यस बॉस, अपने कुछ कहा? कुणाल, चेतन, मुझे पता करके बताओ कि ये सब किसने किया है। चेतन, बॉस, मैं पहले ही पता लगा रहा हूँ। यह आते ही मुझे जैसे ये सब पता चला मैंने अपने आदमियों को काम पर लगा दिया है। कुणाल, जल्दी से सब कुछ पता लग जाता चाहिए। कोमल, तुम पैसे काशी को दे दो, क्योंकि अगर उसने मीडिया में तुम्हारे बारे में कुछ भी उल्टा सीधा कह दिया तो अभी इतना नुकसान हुआ है, कहीं इससे ज्यादा न हमें नुकसान न उठाना पड़े। कोमल, तुम ठीक कह रहे हो। प्रतीक, तुम काशी को इन्फॉर्म कर दो, हम उसके पैसे देंगे पर एक शर्त पर कि वो कोई हंगामा नहीं करेगा और थोड़ा प्यार से उसे बात करो। वैसे भी वो अच्छा इंसान है, प्यार से बात करने पर वो कुछ नहीं करेगा। प्रतीक, ठीक है मैम, बोलकर चला जाता है। कुणाल चेतन को भी जाने के लिए बोल देता है तो वो भी केबिन से चला जाता है। कुणाल, कोमल, हमें कुछ भी कर इशिका को अपने जाल में फंसाना होगा। कोमल, हाँ, लेकिन उसे तुम्हारी शादी के बारे में पता है तो क्या वो तुम्हें पटेगी? और वैसे भी वो एक बिजनेस विमेन है, चालक तो होगी ही ना। कुणाल, हाँ, जानता हूँ वो इतनी आसानी से तो नहीं पटने वाली है, पर मुझे लगता है ट्राई करने पर वो पट जाएगी। और आसान चीजें कहाँ कुणाल को पसंद आती है। इस इशिका को तो मैं अपने इश्क के जाल में फंसा कर ही रहूंगा। कोमल और कुणाल काफी देर तक एक दूसरे से बात करते बैठे रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ राघव इशिका की इन्फॉर्मेशन ईशान के सामने रखता है। ईशान उसे पढ़ रहा था। राघव सर, मैम कभी मुंबई में नहीं आए थे और लास्ट टाइम वो कोलकाता में थे अपनी मॉम के साथ, पर अचानक क्या हुआ पता नहीं, उसकी मॉम कहीं गायब हो गई है। इशिका अकेले ही लंदन चली जाती है। फिर थोड़ा हिचकिचाते हुए बोलता है, बॉस, मुझे एक और बात आपको बतानी थी। ईशान उसे बोलने के लिए हाँ करता है। सर, जिस दिन भव्या मैडम गायब हुए थे उसी दिन इशिका मैम भी इंडिया आए थे और उनकी मॉम भी उसी रात गायब उसे थे और उसके 2 दिन बाद इशिका मैम ने मुंबई से दुबई की फ्लाइट पकड़ी थी, जबकि वो कोलकाता से भी फ्लाइट ले सकती थी। ईशान को भी ये बात अब अजीब लगती है। भव्या, इशिका, ये सब उसे कहीं न कहीं कनेक्टेड लग रहा था।
बॉस, एक और बात पता चली है। इशिका बासु भव्या मैम की फैन थी, वो उन्हें जानती थी। ईशान को अब सब कुछ गड़बड़ लग रही थी। राघव, तुम एक काम करो, इशिका बासु के मॉम के बारे में पता करो, हो ना हो हमें वहीं से सब कुछ पता चल सकता है। राघव सर, मैं पता करने की कोशिश की थी पर उनके बारे किसी को कुछ भी पता नहीं है, जैसे सब कुछ अच्छी तरह से छुपाया गया हो। ईशान, तुम पता करते रहो और इशिका बासु पर भी नजर रखो, वो क्या कर रही है, किसके साथ है। राघव हाँ बोलकर वहां से चला जाता है। राघव के जाने के बाद ईशान इशिका की फोटो देखने लगता है। इशिका के बचपन से लेकर अब तक की जितनी भी फोटो राघव को मिली थी वो सारी फोटो वो ईशान को दे देता है। इशिका का बर्थ भव्य के बर्थ के 1 साल पहले पर उसी दिन उसी टाइम पर हुआ था जिस दिन भव्या का जन्म हुआ था। इशिका का ऑफिस। इशिका अपने लैपटॉप पर अपनी उंगलियां चला रही थी। सूजी इशिका के कमरे में नॉक कर अंदर आती है। मैम, आपके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन निकाल रहा है। इशिका, हाँ जानती हूँ, अली निकाल रहा होगा। सूजी, नहीं मैम, वो तो निकाल रहा है, पर हमने उसे उतनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है जितनी उसे जानने की जरूरत है। पर और भी कोई है जो आपके बारे में पता कर रहा है, और उसका नेटवर्क इतना हाई है कि वो आपके नेटवर्क को भी पीछे छोड़कर आपकी सारी डिटेल निकाल रहा है। ईशान ओबरॉय इशिका के मुंह से निकल जाता है। सूजी मैम, क्या आपका मतलब है, मिस्टर ओबरॉय आपके बारे में क्यों इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं। इशिका ने सूजी को उसके और ईशान के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। अगर बता देती तो वो इशिका को ईशान के साथ करने के लिए स्टूपिड कोशिश करती रहती। सूजी मैम, पर वो आपके बारे में क्यों इन्फॉर्मेशन निकालना चाहते हैं। इशिका के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। ईशान को इशिका पर शक तो हुआ था, और यही वजह थी कि वो इशिका के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रहा था। सूजी, उन्हें इंफॉर्मेशन निकालने दो अपर्णा आंटी के बारे में जो हम पता नहीं कर पा रहे हैं। वो ईशान कर देंगे और उन्हें जो भी पता चलेगा इशिका बासु के बारे में चलेगा, भव्या ठाकुर के नहीं। सूजी, हाँ वो तो है, उनके सोर्सेस बहुत ज्यादा है, वो आसानी से अपर्णा आंटी के बारे में पता कर लेंगे। इशिका, हाँ चलो मीटिंग का वक्त हो गया है। इतना बोलकर इशिका सूजी के साथ चली जाती है। ठाकुर हाउस पिया का मन किसी भी चीज में नहीं लग रहा था। प्रेगनेंसी के वजह से उसके मूड स्विंग कुछ ज्यादा ही हो रहे थे। ऊपर उसे पिया जो भी खा रही थी वो उसे पच ही नहीं रहा था। जय सुबह से पिया के पास बैठ उसका मूड ठीक करने की कोशिश कर रहा था, पर पिया आज सुबह से चीड़ चीड़ कर रही थी। ऊपर से आज उसकी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग जिसे उसने पिया के खातिर डाले करवा दिया था। अभी वो अपने हाथ में फ्रूट्स का बाउल लिए पिया को उसे खिलाने की कोशिश कर रहा था, पर पिया कुछ भी खाने से मना कर रही थी। पिया, खा लो न थोड़ा सा, देखो सुबह से तुमने ठीक से कुछ भी नहीं खाया है। ऊपर से अब तुम अकेली नहीं हो, हमारा बेबी भी है, थोड़ा सा खा लो। पिया, नहीं मेरा मन नहीं है, मुझे उल्टी आ रही है। जय, खा लो, उसके बाद उल्टी हो जाएगी तो भी कोई नहीं, पर कुछ तो खाना पड़ेगा ना पिया। पिया, देखिए जय, मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। जय बेचारा परेशान हो चुका था। माँ अपनी बहू को समझाए ना, कुछ खा लेगी तो उसके लिए अच्छा है। तभी नवीन बोलते हैं, बेटा अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखो ये कैसे तुम्हें परेशान करती है। तेरे टाइम पर मैं भी इतना ही परेशान होता था। तेरी माँ तो मुझे 1 मिनट भी चैन से बैठने नहीं देती थी। नव्या, नवीन ये आप क्या कह रहे हैं, मैंने कब आपको परेशान किया था। वो तो आपका बेटा करता था, जिस वजह से मैं थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई थी। नवीन, बीवी जी थोड़ी नहीं कुछ ज्यादा ही हो गई थी। कभी कभी तो मुझे लगता था जैसे जो मैं तुम्हें काम की वजह से वक्त नहीं दे पाता था उसका बदल हमारा बेटा मुझे परेशान करके ले रहा हो। पिया को हंसी आ जाती है। पापा, लगता है जय जी ने आपको कुछ ज्यादा ही परेशान किया था और इसका बदला आपका पोता उन्हें परेशान कर ले रहा हो। जय घूरकर पिया की तरफ देखता है। पिया, अब चुपचाप ये खा लो। पिया पहले उस फ्रूट बाउल को देखती है, फिर मुंह बनाते हुए बोलती है, मुझे नहीं खाना है, ये देखकर ही उल्टी आ रही है। जय, पिया क्यों परेशान कर रही हो। इतने में एक हेल्पर आकर डोर पर नॉक करता है। जय, अंदर आओ। वो आदमी अंदर आता है। नव्या, ये तुम्हारे हाथ में क्या है। हेल्पर, मैम ये इशिका बासु की तरफ से आया है। पिया ईशा का नाम सुनती है तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो मुझे दो। हेल्पर पिया के हाथ में वो बॉक्स रख देता है। पिया उसे खोल कर देखती है, जिसमें फ्रूट कस्टर्ड था, और पिया का भी वही खाने का मन कर रहा था। पिया, जय देखिए ना, मेरा भी यही खाने का मन कर रहा था और इशिका ने भी यही भेज दिया है। तभी उसके फोन पर इशिका का कॉल आता है। पिया, इशिका तुम्हें कैसे पता चल कि अभी मेरा ये खाने का मन कर रहा था। उधर से इशिका, अब दोस्ती की है तो अपने दोस्त के बारे में पता होना चाहिए ना, और मुझे पता था मेरी दोस्त को नॉर्मल फ्रूट खाकर मजा नहीं आएगा, इसलिए ये भेज दिया। पिया, थैंक यू इशिका। इशिका, ये थैंक यू बोलकर मुझे परे मत करो, और अभी वो खाओ और एंजॉय करो। मुझे अभी थोड़ा काम है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। एपिसोड 32।
इशिका पिया से बात कर अपना कॉल रखती है। मीटिंग में बैठे सब लोग हैरानी से इशिका को देख रहे थे, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले इशिका सब पर चिल्ला रही थी और कुछ ही मिनट में वो पिया से इतने प्यार से बात कर रही थी। सबको लगता है अब इशिका का मूड ठीक हो गया होगा, इसलिए वो जैसे हो राहत ही सांस लेते हैं। इशिका फिर से अपने बॉसी अवतार में आ उनसे काम के डिटेल पूछने लगती है। सबका मन रोने का कर रहा था। इशिका 1 मिनट में अपनी पर्सनैलिटी चेंज कर रही थी। वही सूजी को भी सब तक तरस आ रहा था। मीटिंग पिछले 2 घंटे से चल रही थी और इशिका ने इन 2 घंटे में सबको बैंड बजा रखी थी। करीब आधा घंटा मीटिंग और चलती है, फिर इशिका सबको ठीक से काम करने के लिए बोलकर जाने के लिए बोलती है। इशिका अपने केबिन में आ जाती है। सूजी भी केबिन में जाने वाली थी कि तभी उसे एक लड़का रोकते हुए बोलता है, मैम 1 मिनट आपसे काम था। सूजी इशिका ऐसी ही है, काम में उसे लापरवाही पसंद नहीं है, तो अपना काम अच्छा करो, वो तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगी। वो लड़का, मैम आपको कैसे पता चला कि मैं यही पूछने वाला था। सूजी मुस्कुराकर, क्योंकि लंदन में भी सब मुझे यही पूछते थे, इसलिए मुझे पता चल जाता है। अब काम अच्छे से करो, उन्हें तुम ऐसे बात करते दिखे तो हम दोनों को नौकरी से निकाल देगी। सूजी तो चली जाती है, पर वो लड़का डर जाता है। उसे जॉब की सख्त जरूरत थी। इशिका भी इतनी सख्त नहीं थी, पर वो लोगों को अब अपनी सॉफ्ट साइड दिखाना बंद कर दिया था। चोट खाया हुआ इंसान हमेशा सोच समझकर अपने कदम आगे रखता है। ऐसे ही इशिका को उसकी सॉफ्ट साइड की वजह से गहरी चोट का सामना करना पड़ा था, जिससे वो आज तक नहीं उभर पाई थी। और यही वजह से आज इशिका के ऐसा बनने का। रात का वक्त, ईशान अपने केबिन में बैठकर काम कर रहा था। तभी राघव उसके केबिन का डोर नॉक कर अंदर ईशान के सामने खड़ा हो जाता है। ईशान, क्या खबर है? राघव, सर मैम आजकल कुणाल ठक्कर से कुछ ज्यादा ही मिल रही है। आज सुबह भी वो उनसे मिली थी। कुणाल का नाम सुन ईशान के माथे की नसें उभर आती है। उसे ऐसा लगता है जैसे अभी उसकी नसें फटकर बाहर आ जाएगी। सालों से वो बस भव्या की वजह से कुणाल के बीच में नहीं आ रहा था। जिस दिन उसे पता चल जाए कि भव्या उसके पास नहीं है, उस दिन के बाद वो कुणाल को भी इस दुनिया में नहीं रहने देगा। राघव ईशान को इतने गुस्से में देखता है तो अपना सलाइवा गटक लेता है। उसे याद था जब पहली बार भव्य गायब हुई थी, तब उसने कुणाल को कितना मारा था और उसकी हालत क्या हो गई थी। शायद ही कुणाल बच पाता। तब से लेकर आज तक ईशान ने कुणाल से बात तक नहीं की थी और नहीं कुणाल ईशान के बीच में आता था। दूसरी तरफ इशिका तैयार हो हॉट सी ड्रेस पहनकर क्लब जा रही थी। सूजी, इशिका तुम तो कभी इतने छोटे कपड़े नहीं पहनती थी। इशिका, मछली को जाल में फंसाने के लिए कभी कभी हमें भी अपने कंफर्ट से बाहर निकलकर कुछ करना पड़ता है। इशिका आज खुद ड्राइव कर रही थी और उसे बॉडीगार्ड पीछे से उसे फॉलो कर रहे थे। वही अली कुणाल को कॉल कर बताता है कि इशिका आज क्लब जा रही है। कुणाल जो अभी अपने घर जाने के लिए निकल रहा था कि तभी उसे अली का कॉल आता है। हाँ बोल अली, क्या खबर है? अली भाई, तेरी बंदी क्लब जा रही है। कुणाल, कौन सी क्लब जा रही है? अली, मैं तुझे एड्रेस सेंड करता हूँ तो आजा, मैं भी वही आता हूँ। कुणाल, हाँ ठीक है मैं आता हूँ। इतना कहकर जैसे ही कुणाल केबिन के बाहर निकलता है, तभी उसे अमीषा का कॉल आता है। कुणाल की इच्छा तो नहीं थी कॉल उठाने की, पर वो ऐसे अगर अमीषा को इग्नोर करता तो वो शक करने लगती। इसलिए कुणाल कॉल उठा प्यार से बोलता है, हाँ बोलो ना बेबी। अमीषा, बेबी तुम घर कब तक आओगे? कुणाल, बेबी सॉरी आज घर में जल्दी नहीं आ पाऊंगा, मुझे अभी एक मीटिंग के लिए निकलना है। अमीषा, बेबी मैंने आज हमारे लिए डिनर डेट प्लान किया था। कुणाल, सॉरी बेबी मैं आज जल्दी ही आने वाला था, पर अचानक एक डीलर से मिलना पड़ा और तुम तो जानती ही हो ना कि हमारे ऑफिस में इस वक्त प्रॉब्लम चल रही है। अमीषा, अच्छा ठीक है तो हम कल चलते हैं, पक्का चलेंगे बेबी, बाय बेबी, लव यू बोलकर कुणाल कॉल कट कर देता है। वही अमीषा जब नीचे आती है तो उसकी सास और कोमल बैठकर बात कर रहे थे। अमीषा को देख के दोनों ही चुप हो जाते हैं। अमीषा, क्या हुआ मॉम, आप दोनों मेरे आते ही अपनी बातें बंद कर देती हो? ऐसी भी क्या बात होती है जिसे मेरे सामने नहीं बोल सकते आप दोनों? अमीषा की बात सुन सविता अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान लाते हुए बोलती है, कुछ भी बात नहीं है बेटा, वो तो बस मैं ऐसे हो कोमल से बात कर रही थी। अमीषा, ऐसे ही क्या बात कर रहे थे मॉम, जरा मुझे भी बताए, मैं भी सुनती हूँ। सविता को अब समझ नहीं आ रहा था कि वो अमीषा को क्या बताए। थोड़ी देर पहले दोनों ही अमीषा की ही बुराई कर रहे थे। कोमल बात को संभालने के लिए बोलती है, अमीषा, मॉम मुझे काम के बारे में पूछ रही थी। अमीषा, मॉम आपको दी के काम के नहीं उनके शादी के बारे में पूछना चाहिए। देखिए तो सही उनकी एज कितनी ज्यादा हो गई है। अगर अभी शादी नहीं की तो कल को इनके साथ शादी कौन करेगा? और कब तक ये हमारे घर में रहेगी? दिया, आप बुरा मत मानना, ये घर भी आपका ही है, पर आपका अपना खुद का घर भी तो होना चाहिए। अभी आपको अपनी फैमिली बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए। कोमल को अमीषा की इन कड़वी बातों की आदत सी हो गई थी।
वो हमेशा अमीषा के मुंह से कुछ न कुछ ऐसी बकवास सुनती ही रहती थी। पहले वो ऐसे नहीं थी, लेकिन जब से कुणाल ने कोमल को उसके बिजनेस खोलने के लिए पैसे दिए थे, तब से उसे ये सब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। अमीषा को खुद का बिजनेस स्टार्ट करना था, पर अमीषा के फादर ने भी उसकी मदद नहीं की थी और नहीं कुणाल ने, क्योंकि वो दोनों ही जानते थे कि अमीषा के पास इतनी स्किल नहीं है कि वो बिजनेस संभाल सके। वो बस पैसे उड़ाना जानती थी। कमाना कैसे है ये उसे पता नहीं था, लेकिन कोमल को आता था। उसने अब तक अपने भाई से जितने पैसे लिए थे, सारे उसे लौटा दिए थे, साथ ही खुद के लिए बहुत कुछ कमाए भी थी। पर अमीषा को तो लगता था कि कोमल बस उसके पति के पैसे पर जी रही है। खैर, अब ये तो उसकी सोच है, इसके लिए कोई कुछ भी नहीं कर सकता था। कोमल हर बार की तरह इस बार भी अमीषा की बातों को पूरी तरह से इग्नोर कर देती है। कुछ भी कहो, दोनों भाई बहन से पेशेंस बहुत था और दोनों ही सामने वाले से कैसे डील करनी है ये अच्छे से जानते थे। दूसरी तरफ इशिका क्लब में बैठकर सूजी को डांस करते हुए देख रही थी। इशिका को तो इतना क्लब में जाना पसंद नहीं था, पर सूजी को जब भी मौका मिलता था वो क्लब में जरूर जाती थी। कुणाल जैसे ही गेट पर आता है, वो उसे अली मिल जाता है। ये क्लब रिच लोगों के लिए था, जहां सब अमीर खानदान के लड़के ही आते थे। कुणाल जानबूझकर इशिका के साइड के टेबल पर बैठ जाता है। वही अली कुणाल के सामने। इशिका जानती थी कि कुणाल आ चुका है, पर वो उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है। कुछ देर बाद इशिका अपने लिए ड्रिंक लेने के लिए जैसे ही उठती है, वैसे ही उसकी और कुणाल की नज़र एक दूसरे से मिल जाती है। कुणाल को तो इसी मौके का इंतजार था। वो उठकर इशिका के पास जा थोड़ा सरप्राइज होते हुए बोलता है, क्या बात है मिस इशिका, आप भी यही है। आज खुदा कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो रहा है, जो चांद के दीदार बार बार करा रहा है। इशिका, क्या बात है मिस्टर ठक्कर, आप तो अब शायरी भी करने लगे हैं। कुणाल स्टाइल से अपने बालों में हाथ फेरते हुए हंस देता है। इशिका अपने मन में, जानती हो यही सब करके लड़कियों को अपने प्यार में फंसाते हो, पर मैं तुम्हारी हर एक चाल से वाकिफ हूँ कुणाल, तुम चाहकर भी अब मुझे अपने प्यार के जाल में नहीं फंसा सकते हो। हाँ, वो बात अलग है कि मैं चाहूं तो फंस सकती हूँ, पर अब खुद फंस कर भी तुम्हें फंसाऊंगी। इस बार तुम्हारा दाव तुम पर ही आजमाऊंगी। प्यार का गेम जो तुमने मेरे साथ खेला है, अब उसे ही खेलकर तुम्हें हराऊंगी। कुणाल, मिस इशिका, क्या हुआ, क्या सोच रहे हैं आप? इशिका, कुछ नहीं मिस्टर ठक्कर, बस ऐसे ही। कुणाल, मिस इशिका, मुझे अगर आप कुणाल कहेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। जिस पर इशिका मुस्कुरा कर बोलती है, मैं जिसे अपना दोस्त मानती हूँ उसे ही नाम से बुलाती हूँ। कुणाल, तो मुझसे दोस्ती कर लीजिए, लोग कहते हैं मेरी दोस्ती काफी अच्छी होती है। इशिका अपने मन में, हाँ जानती हूँ, जानलेवा भी होती है। मैं ऐसे ही किसी से दोस्ती थोड़ी न करती हूँ मिस्टर कुणाल, आपको मेरी दोस्ती के काबिल होना पड़ेगा। कुणाल अब इशिका के करीब आ इशिका को सेड्यूस करते हुए बोलता है, आप बताए तो सही कि आपसे दोस्ती करने के लिए हमें क्या करना होगा। हम तो करने के लिए कब से तैयार बैठे हैं। इशिका को कुणाल का पास आना अच्छा नहीं लग रहा था, पर उसे ये सब करना पड़ रहा था। इशिका अपनी आंख बंद कर कुछ सोचकर अपने चेहरे पर मीठी सी मुस्कान लिए अदा के साथ कुणाल के चेस्ट पर हाथ रख उसे खुद से दूर कर प्यार से बोलती है, अब वो आप सोचिए कि कैसे आप मुझे अपनी दोस्ती प्रूव कर सकते हैं। कुणाल अब फॉर्म में आते हुए इशिका के सामने अपना हाथ रख डिसेंसी के साथ उसे डांस के लिए पूछता है। इशिका, अब इतने प्यार से पूछ रहे हैं तो डांस करना ही पड़ेगा। कुणाल इशिका के साथ डांस फ्लो पर चला जाता है। तभी वहां पर कपल सॉन्ग प्ले होता है। ये सॉन्ग अली ने ही प्ले करवाया था। कुणाल इशिका के खुली कमर में अपना हाथ डाल उसे अपने करीब करता है। इशिका का मन कर रहा था कि वो अभी कुणाल को धक्का देकर उसे खुद से दूर कर दे, पर उसे जो हासिल करना था उसके लिए उसे ये गेम खेलना ही था। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर सॉन्ग पर सटेप कर रहे थे। कुणाल, तो अब बताएं, क्या आपको मेरी दोस्ती मंजूर है? इशिका, इतनी भी क्या जल्दी है मिस्टर ठक्कर, अभी आपको और थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। कुणाल, कोई बात नहीं, जरूर करेंगे। और इसी के साथ पार्टनर चेंज हो जाते हैं और इशिका एक मास्क वाले लड़के के पास चली जाती है। उसकी आंखें देखते ही इशिका उस इंसान को पहचान जाती है। वही वो लड़का इशिका के कमर पर अपनी पकड़ मजबूत कर देता है। इशिका के रोंगटे खड़े हो जाते हैं उस लड़के के सिर्फ छूने से, साथ ही उसकी आंखें अपने आप बंद ही जाती है। वही वो लड़का शिद्दत से इशिका के आंखों में देखे जा रहा था। उसकी पकड़ इशिका पर कसती जा रही थी, जैसे वो अपनी नाराजगी जता रहा हो। इशिका भी चुपचाप अपनी आंखें बंद कर उसकी नाराजगी सह रही थी। दोनों ही बिना कुछ बोले डांस कर रहे थे। अंधेरा होने की वजह से कोई भी किसी को ठीक से देख नहीं पा रहा था, तो वही कुणाल की नजर इशिका को ही तलाश रही थी, पर वो उसे नहीं दिख रही थी। गाना जैसे ही खत्म होता है, इशिका अपने आंखें खोलती है तो जो उसके साथ डांस कर रहा था वो लड़का जा चुका था, और तभी कुणाल इशिका के सामने आ जाता है। एपिसोड 33। इशिका अच्छे से जानती थी कि जो उसके साथ डांस कर रहा था वो इंसान कौन था। उसकी नजदीकी आज भी इशिका को याद थी।
उसके बॉडी की वो भीनी भीनी खुशबू, आंखों में वो जुनून, सब कुछ याद कर इशिका के चेहरे पर ना चाहते हुए भी अपने आप मुस्कान आ जाती है। उसे ये तक याद नहीं रहा कि अभी उसके सामने खड़ा कुणाल कब से उसे आवाज लगा रहा है। कुणाल इशिका को खोए हुए देखता है तो उसके पास जा उसके कंधे पर हाथ लगा उसे आवाज देता है। इशिका कुणाल के आवाज लगाने की वजह से इस बार अपने होश में वापस आ कुणाल को देख फीका सी मुस्कान देते हुए बोलिए ना मिस्टर ठक्कर। कुणाल कब से आपको आवाज दे रहा हूँ मिस इशिका, और आप है कि पता नहीं कहाँ खो गई थी। फिर फ्लर्ट करते हुए बोलता है, कहीं मेरे ख्यालों में तो नहीं खो गए हैं आप। इशिका, तुम्हारे ख्यालों में खोने से अच्छा है मैं कहीं सच में खो जाऊं, आया बड़ा ख्यालों वाला। इशिका ये सब अपने मन में ही कहती है क्योंकि कुणाल के सामने तो कुछ बोल नहीं सकती थी। इशिका कुणाल की बात का बिना जवाब दिए शर्मा कर आगे की तरफ चली जाती है। कुणाल, हाय ये तो फंस रही है। लेकिन इशिका जैसे ही कुणाल के ऑपोजिट डायरेक्शन में देखती है वैसे ही उसके एक्सप्रेशन कठोर हो जाते हैं। सूजी तो अपने में ही मस्त डांस करने में लगी हुई थी। दूर से पैंथर जो ईशान के साथ उसी क्लब में आया हुआ था, उसकी नजर सूजी पर ही अटकी हुई थी। लेकिन उसकी आंखों में देख कुछ भी कहा नहीं जा सकता था कि वो अभी इस वक्त क्या सोच रहा है। वही सूजी तो एक लड़के के साथ मस्त डांस करने में बिजी थी। आज काफी दिनों बाद सूजी एंजॉय कर रही थी। दूसरी तरफ ईशान अपने प्राइवेट रूम में था। ये क्लब ईशान के एक फ्रेंड का ही था। ईशान के लिए हमेशा यहाँ एक रूम हमेशा बुक रहती थी। ईशान कभी कभार ही उस जगह आता था। पहले उसके फ्रेंड के साथ आता था लेकिन आज वो ये किसी और रीजन से आया था। मिरर के सामने खड़े हो ईशान सोच रहा था कि ऐसी क्या बात थी जो ईशान इशिका के पास खींच चला गया। वो चाहकर भी अपने आप को इशिका के साथ डांस करने से नहीं रोक पाया। ये ईशान ही था जो अभी थोड़ी देर पहले इशिका के साथ डांस करने आया था। ईशान को जब राघव से पता चला कि इशिका अभी क्लब गई है तो वो भी उसके पीछे न चाहते हुए भी वहां चला जाता है। पहले तो वो इशिका को बस देखने आया था, पर जब वो देखता है कि इशिका कैसे कुणाल के साथ चिपक कर डांस कर रही है और उसके साथ हंस हंस कर बातें भी कर रही है तो ईशान से रहा नहीं जाता और वो इशिका के साथ डांस करने चला जाता है। इशिका तो ईशान के उसके पास आते ही उसे पहचान चुकी थी। कुणाल, मिस इशिका आप कुछ लेना चाहती है क्या? इशिका, नहीं अब मुझे घर जाना है। कुणाल सोचता है ये अच्छा मौका है, इसलिए वो इशिका से बोलता है, मिस इशिका आप कहें तो मैं आपको छोड़ सकता हूँ। इशिका, नहीं मेरा ड्राइवर है। कुणाल, मिस इशिका कभी हमें भी मौका दीजिए, इसी बहाने थोड़ी और बात हो जाएगी और क्या पता आप हमें अपना दोस्त मानने लग जाए। इशिका, अच्छा तो ऐसी बात है तो फिर चलिए। वो सूजी जो मैसेज कर इन्फॉर्म करती है कि वो कुणाल के साथ जा रही है। सूजी ने इशिका के मैसेज के लिए अलग से टोन लगाई हुई थी, इसलिए वो जल्दी से अपना मोबाइल निकालकर मैसेज रीड करती है तो इशिका का मैसेज पर उसे चिंता होने लगती है। वो नहीं चाहती थी कि कुणाल के साथ वो अकेली जाए। इशिका भी सूजी के चेहरे को देख समझ जाती है कि वो अभी क्या सोच रही है, इसलिए वो उसे दूसरा मैसेज भेजती है जिसमें लिखा हुआ था कि बॉडीगार्ड उसके पीछे आएंगे और वो खुद को संभाल सकती है तो उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है और आराम से घर आ जाए। सूजी को अब जाकर तसल्ली होती है। वो इशिका को ओके का मैसेज भेज देती है। इशिका कुणाल के साथ बाहर आती है। ऊपर से ईशान की नजर उन दोनों पर ही थी। उसके हाथों की मुठ्ठियां कस चुकी थी। हाथ में जो वाइन का ग्लास था वो टूटकर उसके हाथ में चुभ रहा था। लेकिन ईशान को जितना दर्द इशिका को कुणाल के साथ देखकर हो रहा था उतना तो उसे कांच के चुभने से भी नहीं हो रहा था। इशिका के दिल की धड़कन अचानक ही तेज हो जाती है, जैसे उसे ईशान का दर्द उसके दिल में महसूस हो रहा हो। इशिका को लगता है वो कुणाल के साथ जा रही है, वो भी अकेले, और कुणाल ने उसके साथ जो किया था उसके बाद इशिका के मन में कुणाल के लिए थोड़ा तो डर बैठ ही गया था। इशिका अपने मन को समझाकर उसे शांत करती है। कुणाल इशिका के लिए सामने का दरवाजा खोलता है तो इशिका भी मुस्कुराकर उसमें बैठ जाती है। कुणाल भी दूसरी तरफ जा ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। इशिका की नजर ऊपर की तरफ जाती है जहां अभी ईशान था, पर अब वो वह नहीं था। इशिका के देखने से पहले ही वो वहां से हट जाता है। कुणाल देखता है इशिका ने अपने सीट का बेल्ट नहीं लगाया तो वो झुककर इशिका के सीट का बेल्ट लगाने के लिए झुकता है। इशिका कुणाल को अपने इतने करीब देखती है तो उसे घिन के साथ घबराहट भी हो रही थी। कुणाल सीट बेल्ट लगाकर अपने जगह आकर बैठ स्माइल कर इशिका से बोलता है, मिस इशिका सॉरी, आप हर बार की तरह इस बार भी किसी सोच में गुम थी तो मैंने ही आपकी बेल्ट लगा दी। इशिका को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर वो अपने गुस्से और नफरत को साइड कर प्यार भरे अंदाज में बोलती है, ये अच्छी तरकीब थी किसी के करीब आने की। कुणाल अपने बालों में हाथ फेरते हुए मुस्कुरा देता है। कोई अनजान लड़की होती तो अब तक कुणाल के इतने प्यारे जेस्चर को देखकर उससे इम्प्रेस हो चुकी होती। कुणाल के चेहरे पर मासूमियत भर भर के थी, जिससे उसके अंदर क्या चल रहा है, उसके अंदर कितना कमीनापन छुपा हुआ है, ये किसी को नहीं दिख सकता था। भव्या भी तो इसी मासूमियत में फंस चुकी थी।
पर अब इस बार वो ये गलती दोबारा नहीं दोहराने वाली थी। कुणाल इशिका को उसका एड्रेस पूछता है, तो इशिका उसे उसका एड्रेस बता देती है। कुणाल जगह के बारे में देखता है, तो उसे हैरानी के साथ खुशी भी होती है, क्योंकि इशिका जिस जगह पर रहती थी वहां रहना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं थी। वहां पर सबसे रिच पर्सन ही रहा करते थे। कुणाल को तक वहां पर जगह नहीं मिली थी। वहां पर दो ऐसी जगह थी जो सबसे खास और खूबसूरत थी। उनमें से एक ईशान का घर था, और जो दूसरा था उसे किसने खरीदा था, ये बात कुणाल नहीं जानता था। कुणाल तो यही सोच रहा था कि इशिका वहां से किसी छोटे विला में रहती होगी। वैसे तो वह का छोटा सा विला भी कुणाल जैसा अमीर इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता था। कुणाल की गाड़ी ठीक उसी जगह से जाती है जहां से भव्या को बोट में चढ़ा बीच समुद्र में लेकर जाकर देखा गया था। इशिका को अच्छे से याद था कि कैसे कुणाल सिगरेट पीते हुए अमीषा के कमर में हाथ डालकर भव्या को पानी में डालते हुए देख रहा था। उसे भव्या के मरने का जरा सा भी गम नहीं था, जो कभी भव्या को छोटा सा कट लगने पर भी परेशान हो जाता था। अगर भव्या थोड़ी भी परेशान हो जाती थी तो उसे भी अच्छा नहीं लगता था। वो कुणाल भव्या के मरने पर हंस रहा था। यही सब याद कर इशिका के आंखों में पानी आ जाता है। कुणाल इशिका के आंखों में पानी देखता है। क्या हुआ है मिस इशिका, आप रो रही है? क्या आपको मेरी कोई बात बुरी लगी है? इशिका जल्दी से अपने आंसू पोंछकर कुणाल से कुछ भी नहीं बोलती है। वो कुणाल के सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। कुणाल इशिका के हाथ पर हाथ रख आंखों में उसके लिए कंसर्न दिखाते हुए इस बार फिक्र से साथ बोलता है, मिस इशिका, दर्द बांटने से कम होता है, और आपको ऐसे उदास देखकर मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। इशिका अपने मन में, ऐसी बातों में मैं पहल आती थी, और जिस दर्द को तो बांटना चाहते हो वो तुम्हारा ही दिया हुआ है। कुणाल इशिका के जवाब का इंतजार कर रहा था। इशिका कुणाल का हाथ हटा कर खिड़की के बाहर देखते हुए बोलती है, ये समुंदर कितना प्यार दिखता है ना बाहर से, लेकिन अंदर से इसके अंदर हजारों राज छुपे हुए हैं। कुणाल ये बात सुनता है तो झटके से गाड़ी का ब्रेक मार देता है। उसे भव्या के साथ किया हुआ हादसा याद आ जाता है। इशिका, क्या हुआ मिस्टर ठक्कर, आप ठीक तो है? कुणाल अपने माथे पर आया हुआ पसीना पूछकर अपने आप को शांत कर इशिका से बोलता है, वो कुछ नहीं, मैं थोड़ा थक गया था। इशिका, अच्छा, मुझे लगा आपका भी कोई राज इस समुंदर से छुपा हुआ है जिसे आप बाहर नहीं आने देना चाहते हो। कुणाल, क्या कुछ भी बोलती है आप मिस इशिका, मेरा कोई राज नहीं है। इशिका कुणाल के चेहरे पर साफ डर देख सकती थी। डरो कुणाल, ऐसे ही डरो, राज तो बाहर आएगा, और उस दिन मैं भी देखती हूँ कि कैसे खुद को बचाते हो। इशिका कुणाल का हाथ अपने हाथ में ले प्यार से बोलती है, क्या बात है कुणाल, तुम तो परेशान हो गए। इशिका के मुंह से कुणाल सुनकर कुणाल बाकी सारी बातें भूल जाता है और मुस्कुराकर इशिका का हाथ पकड़कर बोलता है, तो क्या मिस इशिका ने मुझे दोस्त मान लिया? इशिका, हाँ, क्यों नहीं मानूंगी, इतने अच्छे लड़के को, और मेरा जिसने इतना ख्याल रखा हो। अब तुम भी मुझे इशिका कहोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। कुणाल, क्यों नहीं इशिका, हम तो आपसे दोस्ती करने के लिए बेताब थे इशिका, और हमने आपकी बेताबी को दूर कर दिया। कुछ देर बाद ऐसे ही बातें करते हुए दिनों इशिका के घर के सामने आ जाते हैं। इशिका के इतने लैविश घर को देखकर कुणाल की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। उसने जितना सोचा था उससे ज्यादा अमीर थी इशिका। कुणाल अपने मन में, यार ये तो कुछ ज्यादा ही बड़ा खजाना मेरे हाथ लग गया है। दूसरी तरफ सूजी अपने गाड़ी के पास आती है तो अचानक ही उसके सामने कोई आकर खड़ा हो जाता है। सूजी ने थोड़ी पी रखी थी, इसलिए वो अपनी आंखें छोटी कर घूर घूर कर सामने खड़े इंसान को देखने लगती है। इशिका ने सूजी के लिए पहले ही बॉडीगार्ड को वहां पर रुकवाया था। वो जानती थी सूजी नशे में गाड़ी नहीं चला पाएगी। सूजी उस इंसान को कुछ देर देखती है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। सूजी उस लड़के को देखकर तुम, जोर से बोलती है। एपिसोड 34। सूजी उस इंसान को देखकर जोर से तुम बोलती है और उसी के साथ बेहोश भी हो जाती है। वो लड़का सूजी को थाम लेता है। उस लड़के के आंखों में सूजी के लिए गुस्सा और फिक्र दोनों एक साथ दिख रही थी। इशिका का बॉडीगार्ड उस लड़के को देखकर शांति से बिना कुछ भी बोले खड़ा रहता है, जैसे वो उस लड़के को जानता हो। वो लड़का सूजी को गाड़ी में बिठा खुद उसके पास बैठ जाता है। बॉडीगार्ड जल्दी से आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गाड़ी स्टार्ट कर वहां से चला जाता है। वही इशिका अपने घर आ चुकी थी। कुणाल इशिका को देखकर बाय बोलता है, लेकिन उसका मन जाने के नहीं था। वो अंदर जाकर घर देखना चाहता था और इसी बहाने वो इशिका के और भी करीब पहुंचना चाहता था। पर इशिका इतनी आसानी से थोड़ी कुणाल को मौका देने वाली थी। कुणाल की एक आदत थी, उसे आसानी से मिलने वाली चीजों की कभी कद्र नहीं थी। और ये बात भव्या को मरकर पता चली, क्योंकि जिंदा रहते वक्त तो कुणाल ने अपने ऊपर अच्छाई का मुखौटा जो पहना हुआ था। वैसे हम सबकी भी यही आदत होती है, जो चीज हमें आसानी से मिलती है उसकी हम कभी कद्र नहीं करते हैं। वो चाहे प्यार हो, पैसा हो, या फिर रिश्ते, आसानी से मिलने पर हमें उसकी कद्र नहीं होती, पर उसके दूर जाने पर उसके लिए तड़पते हैं।
बैंक तो स्टोरी इशिका कुणाल के बाय पर प्यार से बोलती है, ठीक है कुणाल जाओ और आराम से जाना, वैसे भी काफी रात हो गई है। अक्सर रात में बुराई का साया घूमता रहता है, कहीं ऐसा ना हो तुम भी उसके चपेट में आ जाओ। कुणाल को इशिका की बातें समझ तो नहीं आ रही थी, पर वो बस हाँ बोलता है। वैसे उसे लगा था कि इशिका का उसे रुकने के लिए कहेगी, पर ऐसा नहीं हुआ। कुणाल उदास मन से इशिका को बाय बोल वहां से चला जाता है। इशिका कुणाल की कार आंखों से ओझल होने तक देखती है। कुणाल मिरर में से ऐसे इशिका को खड़े देखता है तो उसे लगता है जैसे वो उसके लिए खड़ी है। कोई बात नहीं, कुणाल आज घर तक आ गया, एक दिन घर के अंदर भी जाऊंगा और फिर उसके दिल तक, वैसे दिल तक तो पहुंच ही गया हूं, तभी तो मेरे जाने तक मेरा इंतजार कर रही है। लेकिन इशिका कुणाल के कार को नहीं, सामने से आ रहे ईशान को देख रही थी। इशिका जैसे ही जाने को हुई उसकी नजर सामने से आ रहे ईशान पर जाती है। क्यों को ईशान और इशिका का घर कुछ दूरी पर ही था, और ईशान अभी जहां पर था वो जॉगिंग एरिया था, और इस समय ईशान वहां पर दौड़ रहा था। पसीने से भीगे हुए आंखों में गुस्सा लिए, कानों में ईयरबड डाले ईशान न जाने कितने ही चक्कर लगा चुका था। ईशान इशिका के जाते ही वहां से निकलकर घर आ चुका था। कुणाल ने गाड़ी दूर रास्ते से ली थी जिसके चलते वो इशिका के साथ ज्यादा वक्त बिता सके। ईशान को पता नहीं आज किस बात का गुस्सा आ रहा था। इशिका आप ऐसे खुद को तकलीफ क्यों दे रहे हैं? ईशान मैं आपको ऐसे नहीं देख सकती हूँ, जानती हूँ मेरा ऐसा करना आपको तकलीफ दे रहा है। भले ही आपकी आंखें मुझे नहीं पहचान पा रही है, पर आपका दिल मुझे पहचान गया है। और मुझे कुणाल के साथ देखकर उसे तकलीफ हो रही है, पर मैं भी मजबूर हूँ, आपके प्यार के लायक नहीं हूँ मैं ईशान, आप जैसा इंसान मैं डिजर्व नहीं करती हूँ। आज आप खुद को रोक नहीं पाए और मेरे पास आ गए। आपको नहीं पता मुझे और मेरे दिल को आपको देखकर कितना सुकून मिलता है। लेकिन मैं प्यार नहीं कर पाऊंगी, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है अब। इशिका ये सब अपने मन में बोल रही थी। ईशान भले ही इशिका को नहीं देख रहा था, पर वो जानता था इशिका उसे ही देख रही है। कुछ देर बाद इशिका वहां से चली जाती है। इशिका के जाने के बाद ईशान उस जगह पर देखता है जहां अभी इशिका थी। कुछ देर उसी जगह को देखने के बाद ईशान वहां से चला जाता है। वही वो लड़का सूजी को इशिका के डोर के पास खड़ा कर डोर बेल बजाता है। इशिका जो अभी अभी आई थी वो डोर ओपन करती है तो उसके सामने एक हैंडसम सा लड़का खड़ा हुआ था। इशिका उस लड़के को देखकर आप यहाँ, वो लड़का सूजी की तरफ एक नजर देखता है जो उसकी बाहों में झूल रही थी। फिर इशिका से बोलता है, मैम क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? इशिका हाँ आइए न। आपको सूजी कहाँ मिली? वो लकड़ा वो क्लब के बाहर बेहोश हो चुकी थी, इसलिए मैं इसे ये ले आया। फिर उसे सोफे पर लिटा इशिका की तरफ देखकर बोलता है, मैं चलता हूँ। इशिका ठीक है बोलती है तो वो लड़का वहां से चला जाता है। इशिका मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये गुस्से में था? अरे मैं भी क्या बोल रही हूँ, वो तो हमेशा गुस्से में ही रहता है। पर मुझे जहां तक पता है ये कभी लड़कियों के पास तक नहीं जाते, और यह वो सूजी को घर तक छोड़ने आए हैं, और वो भी मेरे खुद के बॉडीगार्ड होने के बावजूद। कुछ तो बात है, और ये मुझे सुबह सूजी के उठने के बाद ही पता चलने वाला है। इशिका सूजी को कंबल ओढ़कर उसे अच्छे से सुला अपने कमरे में चली जाती है। ईशान पसीन से लथपथ बाथरूम में जा सीधा शॉवर के नीचे खड़ा हो जाता है। शॉवर का पानी भी ईशान के अंदर की बेचैनी को कम नहीं कर पा रहा था। कुणाल और इशिका की नजदीकियां देखकर पता नहीं क्यों पर ईशान का दिल दुख रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका कोई अपना उससे दूर जा रहा हो। और सच भी तो है, इशिका अपने बदले के चक्कर में ईशान के प्यार को नजरअंदाज जो कर रही थी, पर तकलीफ तो इशिका को भी हो रही थी। दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हुए भी एक दूसरे से दूर थे। प्यार तो भव्या को उसी दिन हुआ था जब ईशान भव्या के करीब आ उसे किस कर अपने प्यार और अपने तड़प का एहसास कराया था। इशिका को ऐसी फीलिंग पहली बार आई थी, और उस एहसास को आज तक इशिका भूल नहीं पाई थी। ईशान को तो पता नहीं था, पर भव्या, इशिका जानती थी। कुछ देर बाद ईशान कपड़े चेंज कर बालकनी में चला जाता है। इशिका को भी आज नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो भी बालकनी में आती है। दूर से ही सही पर ईशान और इशिका एक दूसरे को आराम से देख सकते थे। ईशान की नज़र जैसे ही इशिका से मिलती है, उसे आज इशिका का कुणाल के साथ घूमना, उसके साथ डांस करना और साथ ही उसके साथ जाना, ये सब याद आता है। जितनी मुश्किल से ईशान ने खुद को शांत किया था, अब वो गुस्सा फिर से बढ़ जाता है। इशिका ईशान को देख तो रही थी, पर दूर होने की वजह से उसे ईशान के चेहरे पर जो गुस्सा आया हुआ था वो नजर नहीं आ रहा था। कुछ देर एक दूसरे को देखने बाद दोनों ही अंदर चले जाते हैं। कुणाल घर वापस आता है। कुणाल के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। अमीशा कुणाल का इंतजार करते हुए हॉल में ही बैठी हुई थी। कुणाल सिटी बजाते हुए आता है। अमीशा कुणाल के चेहरे पर इतनी खुशी आज काफी दिनों के बाद देखती है। अमीशा कुणाल के पास जाते हुए, क्या बात है बेबी, आज कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रहे हो। कुणाल अमीशा को देखता है।
तो उसकी हंसी गायब हो जाती है। वो अमीशा के पास जाओ उसे कमर से पकड़कर प्यार से बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है बेबी, वो बस आज जिस काम के लिए गया था वो काम होने वाला है शायद। अमीशा तो कुणाल के इस तरफ करीब आते ही पिघल जाती थी, और इस बार भी पिघल जाती है। बेबी, मुझे पता है तुम्हारा काम जरूर होगा। वैसे कौन सा काम है? कुणाल, है एक डील, अगर वो डील हमें मिली तो हम दोनों की जिंदगी बन जाएगी। अमीशा, बेबी मैं गॉड से प्रे करूंगी कि तुम्हें ये डील मिल जाए। कुणाल अमीशा को गले से लगा लेता है। बेबी, काश तुम्हारी बात सच हो जाए। कुछ देर बाद कुणाल अमीशा को गोद में उठाकर कमरे में लेकर चला जाता है। अगली सुबह सूजी नींद से उठती है, पर उसका सिर कुछ ज्यादा ही दुख रहा था। सूजी उठकर बैठ अपने सिर को पकड़ लेती है। तभी उसके सामने इशिका नींबू पानी लेकर आ जाती है। सूजी, थैंक यू यार, बड़ा सिर दर्द कर रहा है। इशिका, ये बात कल ड्रिंक करते हुए समझनी चाहिए थी ना, इसलिए मैं तुम्हें कभी क्लब नहीं जाने देती हूँ। सूजी, और इसीलिए मैं मौका मिलते ड्रिंक करती हूँ, तुम कभी कभार तो मुझे ड्रिंक करने देती हो। बोलते हुए सूजी, मुझे बना लेती हो। इशिका अपनी आंखें छोटी करते हुए, ज्यादा न मुंह बनाने की जरूरत नहीं है, ड्रिंक करना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। सूजी, अच्छा अब बस कर, वैसे भी पहले ही मेरा सिर दर्द कर रहा है, तुम्हारी बातें और दर्द बढ़ा देगी। ऊपर से मुझे कल का कुछ याद भी नहीं आ रहा है। इशिका, कैसे याद रहेगा, घर तक कैसे आई ये भी याद नहीं होगा ना तुम्हें। तभी सूजी को कल की बात हिट करती है। सूजी, इशिका कल मैं घर कैसे आए, मतलब मुझे कोई छोड़ने, मतलब मैं किसके, मतलब मैं कैसे। सूजी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, उसे पूछना था कि वो कल किसके साथ आई थी। इशिका सूजी की बात समझ रही थी। सूजी, कल रात तुम्हें कोई लड़का छोड़ने आया था। ये बात सुनते ही सूजी को कल रात का चेहरा याद आता है। वो इशिका की तरफ देखते हुए अटक कर बोलती है, कौन था? इशिका, पहले तुम मुझे ये बताओ, वो तुम्हें क्यों छोड़ने आया था? सूजी, तुम नाम बताओगी तभी तो मैं समझ पाऊंगी कि वो कौन था और मुझे क्यों छोड़ने आया था। इशिका आंखें छोटी करते हुए, ज्यादा न स्मार्ट बनने की कोशिश मत कर, और मुझे ये बता कि तुझे पैंथर क्यों छोड़ने आया था, और तुम उसे कैसे जानती हो। सूजी, कौन पैंथर? सूजी, ज्यादा न बनने की कोशिश मत करो और बताओ मुझे, नहीं तो मैं खुद भी पता कर सकती हूँ। सूजी, अच्छा ठीक है ना, इतना भड़क क्यों रही हो, बताती हूँ। पहले ये बताओ, क्या वो गुस्से में था? इशिका, हाँ, उसके चेहरे पर तेरे लिए नाराजगी और गुस्सा तो दिख रहा था, पर साथ ही फिक्र भी थी। सूजी, वो और मेरी फिक्र, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है। इशिका सूजी के पास बैठकर, सूजी तुम शायद ये बात नहीं जानती हो कि पैंथर कभी किसी लड़की से बात नहीं करता है। और आज तक कभी उसने किसी के लिए उसके घर तक उसे छोड़ने नहीं गया है। वो तो लड़कियों से दूर भागता है, बिल्कुल अपने बॉस के जैसा है वो। सूजी, तुम्हें इतना कैसे पता है? इशिका, इशिका, ईशान मेरे भाई के दोस्त है, और पैंथर के बारे में मैंने अपने भाई से ही सुना था, और मैंने उसे खुद भी देखा है। वो लड़कियों की तरफ देखता तक नहीं है। सूजी, ये बात तो मैं जानती हूँ, तुम जानना चाहती हो न कि मैं पैंथर को कैसे जानती हूँ। ये बात अब की है जब मैं, इशिका और मेरी कुछ दोस्त हमारे फर्स्ट ईयर में कैंपिंग पर गए थे। इशिका और मैं बहुत मस्ती करते थे। इशिका, आज मैं ऐसी हूं तो सिर्फ पैंथर की वजह से नहीं, तो उस समय मैंने दिखावे के चलते बहुत कुछ गलत किया है। वहां पैंथर भी आया था, और मुझे पहली नजर में ही उसके साथ प्यार भी हो गया था, पर मैंने एक गलती कर दी थी। एपिसोड 35। मैं और मेरे फ्रेंड्स और इशिका हम सब कैंपिंग पर गए हुए थे। उस समय मैं इतनी अच्छी नहीं थी, मुझ में बहुत घमंड था। पता नहीं किस बात का घमंड था मुझे, और साथ ही मैं प्यार का मजाक बनाकर रखती थी। और मैंने ये सब किया भी। इशिका मुझे हर बार समझाती थी, पर मैं थी कि उसकी कोई भी बात नहीं समझती थी। एक दिन इशिका ने मुझे कहा भी था, मुझे वो बात आज भी याद है। बोलते हुए सूजी इमोशनल हो चुकी थी। भव्या सूजी के पास बैठकर उसकी कमर को रब करती है। भव्या, उसने मुझे कहा था कि एक ऐसा भी आएगा जब तुझे किसी से सच्चा प्यार होगा, पर उस वक्त वो प्यार तुम्हारे पास नहीं होगा, और तब तुम प्यार का असली मतलब समझोगी, लेकिन बहुत देर हो जाएगी। अक्सर हम हमारे किसी खास इंसान के दूर होने पर ही उसकी कद्र और उसके प्यार को समझ सकते हैं। ये बातें उसने मुझे तब कही थी, लेकिन फिर भी मैंने उसकी बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। इशिका चुपचाप सूजी की बातें सुन रही थी। उस वक्त हम सब कैंपिंग कर रहे थे, और वहां पैंथर भी आया हुआ था। मेरे फ्रेंड्स ने जब पैंथर की देखा था न, तो बस देखते ही रह गई थी। और फिर हमारे में शर्त लगी कि जो भी पैंथर को पटाकर उसके साथ वन नाइट स्टैंड करेगा उसे बाकी सब 5 लाख देंगे। और फिर क्या था, मैंने अपने घमंड के चलते वो शर्त हाँ कर दी। इशिका ने उस वक्त मुझे मना किया था, पर मैं नहीं मानी। फिर उसके बाद मैं पैंथर को पटाने के लिए उसके आगे पीछे घूमने लगी, उसे बातें करने लगी, उसके साथ बाहर जाने लगी। पता है, पैंथर को देखकर मुझे पहली नजर का प्यार ही गया था, पर मैंने ये माना नहीं। सोचा ये बस अफेक्शन और अट्रैक्शन है।
वो दिन जो मैंने पैंथर के साथ गुजारे थे वो मेरी लाइफ के सबसे बेस्ट दिन थे। पैंथर हमेशा शांत रहता था, ज्यादा किसी से बातें नहीं करता था, बस थोड़ी बहुत बातें मुझसे कर लिया करता था। उसने मुझे प्रपोज किया था। वो प्रपोजल मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट प्रपोजल था। उस दिन मुझे सच में पैंथर को देखकर ऐसा लगा कि लाइफ पार्टनर हो तो ऐसा हो। हम दोनों कमरे में अकेले थे और मुझे यही सही वक्त लगा अपनी शर्त जीतने का। इसलिए मैंने पैंथर को अप्रोच किया, पर पैंथर ने कहा कि ये सब शादी के बाद करते हैं। लेकिन मैंने उसे कहा कि शादी तो हम करने ही वाले हैं, तो क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद हम दोनों एक हो गए। पैंथर मेरा दिल नहीं तोड़ना चाहता था। फ्लैशबैक। सूजी की नींद खुलती है तो उसकी नज़र अपने पास सोए हुए पैंथर पर जाती है। फिर वो उसके माथे पर किस कर उसे आई लव यू बोलती है। सूजी को सच में पैंथर से प्यार हो गया था। प्यार तो उसे पैंथर को देखते ही पहली नज़र में ही हो गया था। पर ऐसी क्या बात थी कि सूजी प्यार में बिलीव ही नहीं करती थी। उसे रिश्ते से दूर भागने की आदत सी हो गई थी। सूजी उठकर अपने कपड़े पहन वो से सीधा अपने फ्रेंड्स के पास चली जाती है। हेलो फ्रेंड्स। तभी सब लोग सूजी को देखकर उसके पास चले जाते हैं। सूजी तू कहाँ थी? रात भर मेरे फोन तक नहीं उठा रही थी। इशिका अपने आंखों में फिक्र लिए सूजी से पूछती है। इशू मेरी जान, मैं तो पैंथर के साथ थी। तभी एक लड़का बोलता, वो तो तुम अपनी शर्त पूरी करने के लिए गई थी। सूजी हाँ तो फिर क्या? तुम्हें क्या लगा सूजी एक बार शर्त लगाए और हार जाए? ये तो कभी नहीं हो सकता है। वो लड़का, पर मैंने तो सुना था उस लड़के को पटाना इतना आसान नहीं है। तुम्हें पता है वो कौन है? इसके आगे सूजी उस लड़के को बोलने का मौका दिए बगैर ही बोलती है। वो जो कोई भी हो, पर मैंने अपना काम कर दिया, उसके साथ नाइट स्पेंड कर ली, अब मुझे मेरी शर्त के पैसे दे दो। सूजी ने इतने ही कहा था कि कोई उसे खींचकर अपनी तरफ कर एक खींचकर थप्पड़ उसके गाल पर मार देता है। सूजी का चेहरा एक साइड हो जाता है। सब लोग हैरानी से सूजी और सामने खड़े इंसान को देख रहे थे। सूजी जैसी भी थी पर वो इशिका की जान थी, इसलिए इशिका सामने आकर हाथ जोड़ते हुए पैंथर से बोलती है, सॉरी पैंथर जी, वो उससे गलती। पैंथर अपनी लाल हुई आंखों से इशिका की तरफ देखकर बोलता है, 5 मिनट में अगर तुम सब ये से नहीं गए तो सबकी लाशें ये पर पड़ी हुई होगी। इशिका जाना तो नहीं चाहती थी, वो अपने जान के खातिर अपने दोस्त को अकेले नहीं छोड़ सकती थी। पैंथर इशिका, दोस्ती अपनी जगह है, पर तुम्हारी दोस्त को सही गलत की पहचान तुम नहीं सिखा पाए और यही तुम्हारी दोस्ती हार गई है। तो अब मैं इसे कुछ सिखाना चाहता हूँ, तो तुम चली जाओ, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं गुस्से में किसी की जान ले लूं। वही सूजी तो अपनी आंखों में पानी लिए डरते हुए पैंथर को देख रही थी। इशिका भी जानती थी पैंथर सूजी के साथ कुछ गलत नहीं करेगा, पर वो उसे अच्छे से सही गलत के बारे में समझा जरूर देगा। इसलिए वो भी चली जाती है। बाकी सब लोग भी पहले ही भाग चुके थे। सबके जाने के बाद पैंथर सूजी को खींचते हुए अपने कमरे तक लेकर आता है। फिर उसे जोर से धक्का देकर खुद अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश करने लगता है। वो अपने गुस्से के चलते सूजी को हट नहीं करना चाहता था। सूजी, पैंथर मेरी बात तो सुनो। पैंथर गुस्से से चिल्लाते हुए, मेरा नाम भी तुम अपने इस गंदी जुबान से मत लेना, समझ गई? और मुझे नहीं पता था कि तुम एस्कॉर्ट का काम भी करती हो। तुम्हें पैसे इतने जरूरी हो गए कि तुम किसी के फीलिंग्स साथ तक खेलने के लिए आगे पीछे नहीं देखती हो। मुझे नहीं पता था मैंने एक ऐसी लड़की से प्यार किया है जिसे पैसा सबसे ज्यादा जरूरी है, जिसे प्यार एक मजाक लगता है। घृणा रही है मुझे तुमसे। सूजी, पैंथर मेरी बात तो सुनो, बोलकर वो उसके पास जाने लगती है, तो पैंथर हाथ दिखाकर उसे रोक देता है। सूजी के आंखों में पानी किसी झरने की तरह बह रहा था। उसे पता था उसने बहुत बड़ी गलती की है, पर वो अब कुछ भी नहीं कर सकती थी। सूजी, चली जाओ यहाँ से और मुझे कभी भी अपनी शक्ल तक मत दिखाना। सूजी एक बार और हिम्मत कर पैंथर के पास जाने लगती है, तो इस बार पैंथर कांच के टेबल पर इतनी जोर से मारता है कि वो टेबल टूटकर बिखर जाता है। साथ ही पैंथर के हाथों से खून बह रहा था। सूजी की अब हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन सूजी पैंथर को इस हालत में छोड़कर जाना भी नहीं चाहती थी। पैंथर जब देखता है कि सूजी नहीं जा रही है, तो वो उसे धक्के मारकर उसके कमरे से निकाल देता है। फिर दरवाजा बंद करने से पहले एक नज़र सूजी को देखकर बोलता है, सूजी, जिंदगी में प्यार का मतलब जिस दिन तुम्हें समझ आएगा, तब तक देर हो जाएगी। उस दिन तुम्हारे पास न प्यार होगा न ही कोई अपना। जिन पैसों के लिए तुम्हें ये सब किया है, वो पैसा तुम्हें मुबारक हो। इतना बोल वो दरवाजा बंद कर लेता है। फ्लैशबैक एंड सूजी ये सब याद कर इशिका को ये बताते हुए रोने लगती है। इशिका सूजी को गले से लगा लेती है। सूजी, जाने दो, जो हुआ सो हुआ। तुमने गलत तो किया था, पर मैं जानती हूँ तुम पैसों के लिए ये सब नहीं कर रही थी। सूजी रोते हुए, मैंने सच में ये सब पैसों के लिए नहीं किया था। मैं बस प्यार को मानती नहीं थी। मुझे नफरत थी प्यार से, लेकिन वो नफरत मैंने एक सही इंसान पर निकाल दी। मैं पैंथर से बहुत प्यार करती हूँ इशिका, लेकिन अब वो मेरे पास नहीं है। जैसा इशिका ने कहा था वैसा ही हो रहा है। इशिका, जानती हूँ सूजी कि तुम प्यार को क्यों नहीं मानती थी,
सूजी अपनी आंसू पोंछकर इशिका को देखती है। तो इशिका, तुम्हें मिलने से पहले मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना चाहती थी, क्योंकि इशिका ने अपनी डायरी में तुम्हारे पास्ट के बारे में नहीं लिखा था। उसने बस तुम दोनों के दोस्ती के बारे में ही बताया था। सूजी बस इशिका की बातें सुनने लगती है। इशिका, मैंने जब पता किया था तब मुझे पता चला कि तुम्हारे डैड ने तुम्हारी मॉम को चिट किया था और उसे प्यार का नाम दिया। तुम्हारी मॉम ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और उन्होंने सुसाइड कर लिया। सूजी अपने मॉम डैड की बात सुन और भी उदास हो जाती है। उसे अपने डैड से नफरत थी, इसलिए वो खुद को हमेशा अनाथ कहती थी। छोटी से उम्र में ये सब देखने की वजह से सूजी को प्यार से नफरत हो गई थी और अपने डैड का घर छोड़कर भाग जाती है। सूजी, तुमने अपने छोटी उम्र में बहुत कुछ देखा है, पर प्यार पर हमारा बस नहीं होता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम्हारे पापा सही थे, क्योंकि शादी के बाद प्यार से बढ़कर शादी का रिश्ता होता है। हमारे साथ एक नई जिंदगी जुड़ी हुई होती है, और उसके बाद अगर हम ऐसे किसी और के साथ रहकर अपने पार्टनर को धोखा दे, ये बात गलत है। पर किसी एक ने गलती की और तुमने तो प्यार शब्द से ही नफरत कर ली। उनकी गलती की सजा एक ऐसे इंसान को दी जो तुम्हें सच्चे दिल से प्यार करने लगा था। सूजी, जानती हूँ इशिका, मैंने बहुत गलत किया था और आज भी उसी की सजा भुगत रही हूँ। पैंथर की याद भी आती है, फिर भी उसे मिल नहीं सकती हूँ, बात नहीं कर सकती हूँ। मुझे इशिका ने कभी नहीं बताया कि पैंथर कौन है, क्या करता है, और मैंने खुद पता करने की कोशिश की पर उसके बारे में कभी पता नहीं चला। लेकिन जब वो कॉलेज आया था उस दिन मुझे उसके बारे में पता चला। साथ चलते हुए भी पैंथर ने मुझे एक नज़र तक नहीं देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे जानता तक नहीं है। इशिका सूजी को गले लगाकर उसे दिलासा देते हुए बोलती है, कोई बात नहीं है सूजी, अब हम यही हैं और तुम्हें एक मौका मिला है अपनी गलती सुधारने का, इसलिए तुम अब पैंथर को अपने प्यार का यकीन दिलाओ, उसे मनाओ। सूजी, इशिका, क्या वो मानेगा? वो मुझसे नफरत करता है और उसका गुस्सा भी बहुत ज्यादा है। मुझे तो डर लगता है। इशिका इस बात मुस्कुरा कर बोलती है, हाँ, पैंथर को गुस्सा आता तो है, पर वो तुम्हें कुछ भी नहीं करेगा। तुम्हें पता नहीं होगा, कल रात मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए फिक्र देखी थी। अगर वो तुमसे नफरत करता तो तुम्हें घर तक छोड़ने नहीं आता, और जहां फिक्र होती है वहां प्यार भी होता है। तुम्हें बस थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। सूजी अपनी आंखें पूछकर इशिका से बोलती है, मैं करूंगी इशिका, मैं जरूर पैंथर के दिल में अपने लिए जगह बनवाऊंगी। कुछ देर बाद सूजी उठकर अपने कमरे में चली जाती है और इशिका अपना लैपटॉप लेकर उस पर काम करना शुरू कर देती है। पिया को आज इशिका की याद आ रही थी, इसलिए वो सोचती है आज इशिका के ऑफिस चली जाए। वो किचन में नाश्ता बना रही अपनी सास को देख उसके पास चली जाती है। नव्या, क्या बात है पिया बेटा, तुम यहाँ क्यों आए? आराम करो बेटा। पिया, माँ, मैं आराम कर करके परेशान हो गई हूँ। नव्या बेटा, अब आराम तो करना पड़ेगा ना, तुम्हें डॉक्टर ने खुश और आराम करने के लिए कहा है। पिया, माँ, सुनिए ना, मुझे इशिका से मिलने का मन कर रहा है, क्या मैं उसके ऑफिस चली जाऊँ? नव्या, लेकिन बेटा जय ने तुम्हें बाहर जाने के लिए मन किया है। पिया नाराजगी से, वो मुझे हर चीज के लिए मना करते हैं, उनका बस चले तो मुझे घर में कैद करके ही रख ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।